आज के थीम एनालिसिस से आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रम्प्स टैरिफ लाइकली टू सिवियरली अफेक्ट एक्वाकल्चर एंड सी फूड सेक्टर इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर मैं अगर इसके बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी इम्पोज किए थे टैरिफ ऑन एक्वाकल्चर एंड सी फूड, so this will impact Andhra Pradesh seafood exports, especially the shrimp. Key issues क्या है? Shrimp exporters from Andhra Pradesh face a crisis due to new duty from August 7. 10.52% on Indian shrimp, 10.52% है Indian shrimp पे. Then existing countervailing duty, that is CVD, that would be around 5.57%. Anti-dumping duty जो होती है, and that will be 3.9%. So total efficacy duty जो है वो 20% की लग रही है. स्टेक होल्डर्स का कंसर्न है कि सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फियर्स ओवर 25% लॉस इन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू टैरिफ्स. सो देयर कैन बी 25% लॉस. एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सर्वाइव. तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं अबाउट द ड्यूटी ड्रॉबैक प्लस इंटरेस्ट फ्री लोन्स. अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे पहला तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स. उसमें एक्वाकल्चर सेक्टर जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, स्पेशली इन द रूरल कोस्टल बेल्ट्स. सो ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स भी हैं. उसके कंटेक्स्ट में जो कंसर्न्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले जो हाईलाइट्स हैं, दिस हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स to the protectionist policies and measures by the developed countries. This reflects challenges under the WTO rules and rising non-tariff barriers. So this is the basic significance. अब यहाँ पर जो important हो जाता है with respect to aquaculture, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा. सबसे पहला ऐसे आ सकता है, examine the significance of aquaculture in India's export economy and suggest policy measures to shield it from global shocks. तो ये जो ग्लोबल शॉक्स की बात हो रही है ये सिर्फ इसके कंटेक्स्ट में नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उन सभी के कंटेक्स्ट में है कि किस तरीके से जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती है ऑफ अ डेवलप्ड नेशन वो किस तरीके से इफेक्ट डालती है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियाज़ प्रेजेंस amid a broken template of geopolitics. So this is your next topic. अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊं तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, एनालाइज करता है अबाउट इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशन. amid shifting global geopolitics, especially under the Trump administration and rising China-US tensions. की थीम्स यहाँ पर क्या हाईलाइट किए गए? सबसे पहला, ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स लाइक यूएस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी. दूसरा, ट्रम्प्स यूनिलैटरलिज्म, दैट इज़ एग्जांपल टैरिफ हाइक्स अंडरमाइनिंग. जो यूनिलैटरलिज्म है वो टैरिफ हाइक्स हैं, अंडरमाइनिंग मल्टीलैटरलिज्म एक्सेट्रा, डिसरप्ट्स द ग्लोबल नॉर्म्स. सो द वेस्ट सेलेक्टिव काउंटर टेररिज्म अप्रोच, selective counter-terrorism approach, and efforts are one-sided. This has weakened the global anti-terrorism efforts like delay in banning Jaish-e-Mohammed, Chief Masood Azhar by China, etc. अब इंडिया का डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या है यहाँ पर? Despite the growing India-US ties, example in space collaboration like NISAR, US
tariff hikes, and strategic unpredictability pose economic threats. So, India faces policy contradictions from the West, especially in dealing with Russia, China, and Pakistan. China's assertiveness की अगर मैं बात करूँ तो China exploits global confusion. This proposes new regional alliances excluding India, engages with Pakistan, Bangladesh, and Nepal, opposes Indian infrastructure, example in Arunachal Pradesh. This seeks to dominate trade routes, invest in neighboring countries, and undermining India's strategic position. So strategic imperatives की अगर मैं बात करूँ तो India must strengthen independent foreign policy. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है. उसके अलावा क्या करना चाहिए इंडिया को टेक में, इकोनॉमी में, मिलिट्री में एंड मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर और क्या करना चाहिए? इट शुड ऑल्सो इन्हांस इट्स प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो इट शुड प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन विद चाइना. अब यूपीएससी के बेसिस पे मैं रेलेवेंस बता दूँ तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर जाता है. प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूएस यूनिलैटरलिज्म ऑन इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दूसरा ऐसे आ सकता है, हाउ इज़ चाइना रीशेपिंग द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इन साउथ एशिया, इवैल्यूएट इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. तीसरा ऐसे आ सकता है, strategic autonomy is the cornerstone of India's foreign policy. Discuss with reference to recent global developments. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ट्रम्प मस्ट स्टे द कोर्स ऑन डिप्लोमेसी टू एंड यूक्रेन वॉर. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द डेंजरस शिफ्ट इन यूएस रशिया रिलेशंस दैट इज़ अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प amid यूक्रेन वॉर. सो ट्रम्प थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स प्लस न्यूक्लियर पॉस्चरिंग, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के यूजेज की भी बात हो रही है अगेंस्ट रशिया, risk escalating tensions between both the nations. So diverging US-Russia views on ending the war and Ukraine battlefield struggles, this add to the crisis. The peace urges Trump to avoid military escalations, uphold diplomacy and bridge gaps between Western and Russian positions to prevent direct conflict and promote sustainable peace agreement. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इंडिया कैन नॉट अलाउ द यूएस और यूरोपियन यूनियन टू डिसाइड इट्स चॉइस ऑफ ट्रेड पार्टनर्स. सो दिस इज़ फीजिबल ऑल्सो कि कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, हमें ये नहीं बता सकता हमें कहाँ से तेल खरीदना है, कैसे तेल खरीदना है. इवन यूरोप, एज सेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यस्टरडे, इवन यूरोपियन यूनियन वो खुद तेल खरीदता है रशिया से और वो यूएस के साथ मिलकर अब इंडिया पे प्रेशर बना रहा है. सो द आर्टिकल हाईलाइट्स इंडियाज़ फर्म स्टैंड अगेंस्ट यूएस एंड यूरोपियन यूनियंस प्रेशर. तो यूएस और यूरोपियन यूनियन का जो प्रेशर हुआ है कलेक्टिवली, अभी रिसेंट में इन लोगों की डील भी साइन हुई थी, तो ये उसका असर दिख रहा है. सो स्पेशली रिगार्डिंग द ऑयल इम्पोर्ट्स amid द यूक्रेन क्राइसिस, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्रिटिसाइज्ड recent US tariff and EU sanctions as unjustified and unreasonable. Asserting India's sovereign right to choose its trading partner. The statement reflects growing geopolitical tensions and India's resilience to Western attempts to influence its foreign policy. It also emphasizes India's need for Russian oil to stabilize markets and safeguard economic security. अब ये जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर लूँ तो आपका जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी है उससे रिलेट कर जाता है इनडायरेक्टली, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ये पार्ट होता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड. अब अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको. दिस इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगली ऑब्टेन्ड
money into legitimate assets. So converting illegal money into legitimate assets. सो दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस. कौन से 3 स्टेजेस हैं? सबसे पहला आपका आ जाता है प्लेसमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस करता है इलीगल फंड्स इनटू द सिस्टम. दूसरा आ जाता है लेयरिंग, जो हाइड करता है द सोर्स थ्रू द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस. और तीसरा आ जाता है इंटीग्रेशन. ये इन 3 स्टेप्स के माध्यम से होता है. इंटीग्रेशन क्या है? री इंट्रोड्यूसिंग द फंड्स इनटू द लेजिटिमेट इकोनॉमी. यानी सबसे पहले इलीगल फंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम में, फिर उसकी लेयरिंग करेंगे, फिर जाके लास्ट में उसको फिर से एक लीगल में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उसे लेजिटिमेट इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वाइट मनी, जिसे हम आजकल फेमस वर्ड में बोलते हैं वाइट मनी. ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बनता है. सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो DTA है एंड FATF गाइडलाइंस जो हैं, दे हेल्प इन इंटरनेशनल कॉपरेशन. व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस? सबसे पहले ओवर रीच एंड मिसयूज ऑफ AD, हाई नंबर ऑफ केसेस बट लो कन्विक्शन रेट. दूसरा प्रोसीजरल वायलेशंस लाइक द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द रीजंस फॉर अरेस्ट. तीसरा वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. सो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ऑन नीड ऑफ फॉर सेफगार्ड्स आर डिसरिगार्डेड. देन डिफिकल्टीज इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड लेजिटिमेट अर्निंग्स. अब मैं UPSC के उसमें प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द PMLA एंड हाउ हैज़ इट बीन how effective has been it in tackling the black money. दूसरा, discuss the legal and ethical challenges in India's fight against money laundering. तीसरा ऐसे आ सकता है, how does the layering technique make it difficult to trace money laundering. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, that is how is China extending its policing network ओवरसीज़. बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन जुलाई 2023 चाइना ने सेंड किया था पुलिस ऑफिसर्स को टू क्रोशिया अंडर द चाइना क्रोशिया अग्रीमेंट ऑन पुलिस कॉपरेशन 2017 एक्ट. सो चाइनीज़ पुलिस क्लेम दैट द जॉइंट पेट्रोल्स वर टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ टूरिस्ट एंड सिटीजन्स. दूसरा चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? एस्टैब्लिश अनऑफिशियल ओवरसीज़ पुलिसिंग स्टेशंस. ये इनकी स्ट्रैटेजी है. और ये सिर्फ यहाँ पर क्रोशिया में ही नहीं, इन वेरियस कंट्रीज़ लाइक इटली, स्पेन, यहाँ पर ये करना चाहते हैं. एम क्या है? दिस इज़ टू मॉनिटर डायस्पोरा, इन्फोर्स लॉ अब्रॉड, ऑफन टारगेटिंग डिसेंडेंट्स, extend surveillance and influence. What are the concerns? So this basically violates the host country's sovereignty and international norms. दूसरा, risk of covert operations and unauthorized surveillance. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो 2022 में FBI ने अरेस्ट किया था इंडिविजुअल्स फॉर मैनेजिंग एन इलीगल चाइनीज़ पुलिस आउटपोस्ट इन US. ग्लोबल रिएक्शंस क्या हैं? कंट्रीज़ लाइक US, Canada and Europe have started investigating or shutting down such offices. So human rights groups have raised alarm over China's growing extraterritorial reach. Now what if we talk about the probable questions? कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, what are the implications of China's overseas policing strategies for international law? दूसरा, discuss how extraterritorial enforcement by a nation affects sovereignty and diplomacy. तीसरा ऐसे आ सकता है, how should India respond to covert foreign influence. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ट्रम्प सेज ही विल हाइक टैरिफ ऑन इंडिया ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स.
फिर से एक और धमकी जो कि ट्रम्प की है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है प्लान्स टू सब्सटेंशियली increase the tariff on India within 24 hours, criticizing India for not being a good trading partner. And for purchasing Russian oil amid the Ukrainian conflict. So he cited India's high tariff barriers as a major obstacle to a trade deal, accusing India of fueling Russia-Ukraine war machine and exploiting discounted Russian crude for profit. So Trump noted that US does very little business with India due to its high tariffs and warned that US would retaliate with higher duties. In response, India's External Affairs Minister called the US and EU targeting of India as unjustified and unreasonable, emphasizing that the oil imports from Russia were driven by the vital national compulsions to ensure energy security. Now, if we talk about the standoff, what is the standoff of it? The standoff highlights the deepening trade tensions between India and US and diverging geopolitical interests between India and the West, especially concerning the sanctions and strategic autonomy in the foreign policy and energy procurement. डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो डाइवर्सिफाई हो ही रहा है वैसे भी, और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और यूएस के साथ मार्केट जो है वो कम हो जाएगा, ट्रेडिंग जो एस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यूएस ट्रेड डेफिसिट विद 9 कंट्रीज़ हायर देन दैट ऑफ इंडिया। अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द डिसप्रपोर्शनेट टैरिफ पॉलिसी। Of US against India. Despite India ranking 10th in the terms of trade deficit with US, the US has imposed the third highest tariff, that is 25% on Indian goods that has surpassed only China and Canada. China का 30% है and Canada का 35% है. However, the US has higher trade deficits with 9 other countries like Mexico, Vietnam, Germany, Japan, and South Korea. Yet imposes lower tariffs on them. So, Indian Ministry of External Affairs criticized the move as unjustifiable and unreasonable. The issue gains further geopolitical relevance as Trump linked India's oil imports from Russia to Ukraine war. यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि क्योंकि इंडिया तेल बाय कर रहा है रशिया से, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है रशिया को इन रशिया यूक्रेन वॉर। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑल्सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। हियर आई एंड माई एनालिसिस। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। देखिए आजकल न्यूज़ में कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है और जितना आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि वीडियोस शाम को आएँ, बिकॉज़ मुझे इधर साइड थोड़ा काम है, सो दैट इज़ वाई थोड़ा देर भी हो सकती है। सो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, बट आई रियली रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोज़। So that's all for the day. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.